Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the University of Southern Punjab. I am your instructor Mohsin Khan and I am teaching you the ideology of Pakistan. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कायद-ए-आज़म और अल्लामा मोहम्मद इकबाल का रोल फॉर द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द आइडियोलॉजी फॉर द मुस्लिम सोसाइटी. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान एंड शाह वलीउल्लाह टुवर्ड्स द मुस्लिम एजुकेशन एंड सोसाइटी. आल्दो सर सैयद अहमद ख़ान के अलावा और शाह वलीउल्लाह के अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं जिनकी बहुत सारी खिदमात रही हैं, लेकिन आज हम लेक्चर में इन दो की खिदमात को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान और शाह वलीउल्लाह है. परहैप्स द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ओ द ग्रेटेस्ट ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स सर सैयद अहमद ख़ान. जैसे शॉर्टली हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है कि उनकी खिदमत क्या रही हैं. आज के इस लेक्चर में हम इसको ब्रीफली डिस्कस करने जा रहे हैं. He flourished in the second half of the 19th century. His talent, deep insight, love for Islam, and hard work played a major role in the revival of the Muslims in India. Sir Syed Ahmad Khan was born in 1817 to a Sayyid family in Delhi. उनकी खुद की पैदाइश भी दिल्ली के अंदर हो रही है. He started his career as a humble judicial official in the English East India Company. क्योंकि वो वहीं पे ही उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, तो he was well known with the roots of the system. Later on, he served on important jobs. Sir Syed Ahmad Khan, alone among his contemporaries, realized that the plight of the Muslims could not be improved with a revolution in their attitude towards the education. For me, it was a Sir Syed Ahmad Khan जिनकी बदौलत मुसलमानों को ये अर्ज हुई, ये मोटिवेशन हुई कि उनको तालीम हासिल करनी चाहिए. The Muslims were inimical to the Western education for three reasons. And these reasons are: number one, they considered it inferior to traditional Islamic learning. Number two, it was being forced upon them by a foreign people. And thirdly and lastly, they thought that an education saturated with Christianity might corrupt their beliefs and struggles. ये वजूहात थी जिनकी वजह से मुसलमानों ने खुद को रोक के रखा. During the War of Independence, he saved the lives of the many Englishmen, जो कि उनकी लॉयल्टी को भी डिस्क्राइब करती है कि he was not loyal but he was also loyal to the services. The government centered the title of the sir on him. उन्हीं की खिदमात की वजह से हुकूमत वक्त ने उनको सर के जो लक़ब से उनको नवाजा. Thus he won the confidence of the British government. After the War of Independence, the Muslims were passing through a critical phase by refusing to acquire Western education. They were not keeping pace with the modern times. और ये वक्त था जब सर सैयद अहमद ख़ान को लगा कि मुसलमान जल्दबाजी करते हैं सियासत में अमल दखल करने के लिए, और उनको चाहिए कि सियासत में एंटर होने से पहले नॉलेज एजुकेशन को अचीव करें. द मुस्लिम हेटेड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर, और यही वजह थी कि मुसलमान जो हैं वो इंग्लिश ज़बान सीखने से कासिर रहे. दे केप्ट देयर चिल्ड्रन अवे फ्राम द स्कूल्स एंड द कॉलेजेस, और ये सर सैयद अहमद ख़ान की एफर्ट्स थी जो उन लोगों ने बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू किया. बट इन दिस मैनर दे वर अनकॉन्शियसली डैमेजिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. जब लोग बच्चों को पढ़ने के लिए भेज ही नहीं रहे थे तो वो डेफिनेटली मुस्लिम कम्युनिटी के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे थे. देयर इग्नोरेंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड लैक ऑफ मॉडर्न एजुकेशन kept them away from respectable government posts. डेफिनेटली हमारे पाकिस्तान के अंदर भी अभी भी ये सिस्टम है कि जब तक हम किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते, वो पोस्ट हम डिजर्व भी नहीं करते और ना ही राइट क्लेम करते हैं. तो डेफिनेटली जब वो पढ़ेंगे नहीं उस टाइम पे,
तो किसी पोस्ट के ऊपर कैसे जो है वो राइट क्लेम कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड द हिंदू एक्वायर्ड मॉडर्न नॉलेज, क्या थे, हिंदू तो बहुत तेज थे, उनको पता था कि जी आगे किस चीज़ की जरूरत पढ़ने जा रही है, इसलिए उन्होंने मॉडर्न नॉलेज डोमिनेट किया, एक्वायर किया एंड डोमिनेटेड द गवर्नमेंट जॉब्स। सर सैयद अहमद खान वाज द फर्स्ट मुस्लिम लीडर टू रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। उन्होंने सून जी इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मुसलमानों को सबसे पहले सियासत नहीं करनी चाहिए, बल्कि सबसे पहले एजुकेशन के अंदर फोकस करना चाहिए। He was greatly pained to see the miserable condition of the Muslim everywhere. He decided to devote his full efforts for the welfare of the Muslims. The first need was the removal of the mistrust about the Muslims from the minds of the British rulers. मुसलमानों को यकजा करके तालीम की तरफ राग़िब करना, ताकि वो अपने बच्चों को भी पढ़ाई की तरफ राग़िब करें, साथ साथ ब्रिटिश रूलर के माइंड से मुसलमानों के लिए जो मिसट्रस्ट और मिसकॉन्सेप्ट है उसको दूर करना सर सैयद अहमद ख़ान की जो नुमाया खिदमात हैं उनमें से कुछ हैं। फॉर दिस पर्पज़ ही रोट ऐसे ऑन द काजेज़ ऑफ द इंडिया रेवोल्यूशन which he proved that there were many factors not only to be associated with the Muslims. Despite it, there were many factors which led to the uprising of the 1857, and that only the Muslims were not to be held liable, not to be held responsible for it. In addition, he wrote, Royal Mohammedans of the India, in which too he defended the Muslims against the charges of the disloyalty. क्या किया उन्होंने, कोशिश की कि मिसट्रस्ट को ख़त्म किया जाए, कि it was the only Muslims who were disloyal. No. These works restored confidence of the British in the Muslims to a large extent. The Sir Sayyid Ahmad Khan turned his attention towards the educational uplift of his co-religionists. He told the Muslims that without acquiring the modern education, और वो modern education जो फोकस था हिंदू कम्युनिटी का, कि जी इसके बगैर उनको किसी गवर्नमेंट जॉब पे पोस्ट नहीं मिल सकती. So acquiring the modern education for the Muslim, they could without this they could not compete with the Hindus. He pleaded that there was no harm in adopting the Western sciences and in learning English language on a lighter, or we can say that कि मुसलमान इस खुशफहमी में रहे कि इंग्लिश सीखना उनके धर्म के अगेंस्ट है. He issued a magazine named, जो कि बहुत मशहूर है, तहज़ीबुल इखलाक, which projected adoptable European manners. If we talk about some salient features of the political, educational and religious contributions of Sir Sayyid Ahmad Khan, then we can name it into the following certain events. For example, in 1863, Sir Sayyid Ahmad Khan established a scientific society. साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम सर सैयद अहमद ख़ान की बहुत सारी खिदमत में से एक खिदमत है. पर्पज़ क्या था? The purpose of this society was translation of English books into Urdu language. और ऐसा क्यों किया गया? ताकि वो मुसलमान जो इंग्लिश को पढ़ना, लिखना या समझना नहीं जानते, उनके लिए इसको समझना आसान हो जाए. Second, during his stay at Aligarh, he issued a weekly gazette called the Aligarh Institute Gazette. अब ये गज़ट क्यों इशू किया गया? इसकी इंपॉर्टेंस है कि अलीगढ़ तहरीक को और ज़्यादा नुमाया किया जा सके. Number 3, in 1869, Sir Sayyid Ahmad Khan visited England, and during this visit, he studied the system of education. क्यों? ताकि मुसलमानों को एजुकेशन की तरफ राग़िब करना और आसान हो सके. Moreover, he wrote खुतबात अहमदिया in reply to Sir William Muir's book, Life of Muhammad. Next most important is the 1870, where he issued his famous magazine named Tazibul Ikhlaq in order to
apprise the Muslims of their social evils and moral shortcomings. अब इसका क्या बेनिफिट हुआ, इस मैगजीन से क्या बेनिफिट हुआ, क्या फ़वायदे सामने आए? वो ये थे, दिस मैगजीन promoted Urdu language and immensely it promoted the Urdu language. Shortly afterwards, Sir Syed Ahmad Khan wrote a commentary on the Holy Quran. अगर आप गौर से देखें तो सर सैयद अहमद खान की जो खिदमात हैं वो सिर्फ एक मैगज़ीन की हद तक नहीं है, बल्कि उसमें होली कुरान की कमेंट्री भी शामिल है. इन दिस वर्क सर सैयद अहमद खान इंटरप्रेटेड इस्लाम ऑन लॉजिकल एंड साइंटिफिक बेसिस. और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हुई? सर सैयद अहमद खान वाज वन ऑफ द पायनियर ऑफ द टू नेशन थ्योरी, जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया. He was the first person who used this word. He openly declared that the Hindus and the Muslims were two different communities with different interests. He advised the Muslims to refrain from joining इंडियन नेशनल कांग्रेस. और ऐसा क्यों था? इसलिए ही था क्योंकि मुसलमानों को जब तक नॉलेज नहीं होगा, मुसलमानों को जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक इंग्लिश नहीं आती होगी, वो किसी किस्म की पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन ना करें. लाइक इन मई 1875 सर सैयद अहमद खान फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल एट अलीगढ़. एंड 2 years later, 2 साल बाद ही, in 1877, this school was elevated to the status of the college by the Lord Lytton, the British Viceroy himself. The MAO College, Aligarh, was a residential institution. It rendered great services in imparting modern education to the Muslims. और सही था, उन्होंने सही रियलाइज़ किया सर सैयद अहमद खान ने कि जब तक मुसलमान मॉडर्न एजुकेशन को नहीं सीखते, अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन भी करते तो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे. इट बूस्टेड ऑफ द सर्विसेज ऑफ द मैनी renowned scholars of that period like Professor T.W. Arnold in philosophy, Sir Walter in English, Maulana Shibli in Persian, and Jadunath Chakravarti in mathematics. In 1921, MAO College was raised to 10th status of Aligarh University, to the status of the Aligarh University. This seat of teaming played a significant part in infusing spirit of the Islamic nationalism among the Muslim students. These students later on became the torch bearers of the freedom movement in Indo-Pakistan. With the view of promoting the educational cause of 70 million Indian Muslims, Sir Syed founded in 1886 the Mohammedan Educational Conference, a forum. किस चीज़ का फोरम बनाया गया? या ये मोहम्मदन कॉन्फ्रेंस जो है, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, किस चीज़ के लिए हेल्ड की गई? हेल्ड एट वेरियस प्लेसेस to provide a forum for discussing problems that affected the Muslims at large. And the principal aim of the conference were, number one, namely, to make an effort to spread among the Muslims Western education. कि क्या था कि मुसलमानों की जो एक ऐसी एफर्ट की जाए जो मुस्लिम वेस्टर्न एजुकेशन को हायर स्टैंडर्ड तक लेके जाए. टू मेक एन एफर्ट टू स्प्रेड अमंग द मुस्लिम्स वेस्टर्न एजुकेशन टू द हायर स्टैंडर्ड्स. और आप गौर करें तो तमाम के तमाम उनका स्टैंडर्ड एक मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर ही रहा. नंबर टू, टू इंक्वायर इनटू द स्टेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन इन इंग्लिश स्कूल्स फाउंडेड एंड इंडोव्ड बाय द मुस्लिम्स, and to find out the means to conduct it in the best possible way. And number three, to give some strength
or to strengthen, to give some strengthened support to the institution voluntarily imparted by the Muslim divines and religious and other Oriental learnings, and adopt some measures to maintain it as a living concern. Number 4, यहाँ तक सिर्फ उनकी खिदमात महदूद नहीं थी बल्कि कुछ और भी चीज़ें उन्होंने की, जैसे कि टू एग्जामिन अ स्टेट ऑफ एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन in the indigenous primary schools and take steps to remove the present state of decacy in directing them onto the path of the progress. तो सिर्फ यहाँ तक उनकी खिदमात नहीं रही बल्कि उन्होंने क्या किया कि डेमोक्रेसी को भी इनटू द पाथ ऑफ द प्रोग्रेस करने के लिए अपनी जो खिदमात है वो पेश की. लाइक द मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस used to hold its annual meetings in various cities, where by the cooperation of the local Muslims steps were taken for the progress of education, जिसमें सर्विसेज रेंडर्ड बाय शाह वलीउल्लाह है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि रही बिटवीन 1703 टू 1762 तक. तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को अर्ज किया टूवर्ड्स सस्टेनिंग द मॉडर्न एजुकेशन, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदुओं का फोकस क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन पे रहा, क्योंकि हिंदुओं का फोकस एजुकेशन को रिसीव करने में रहा, तो वो पॉलिटिकली, सोशली और रिलीजियसली अच्छे तरीके से एजुकेशन वाइज जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर दे सकते हैं. लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि पहले वो एजुकेशन को रिसीव करें, पहले ख़ुद को एजुकेट करें, जब वो ख़ुद को एजुकेट कर लें तो उसके बाद सियासत के अंदर रिप्रेजेंटेशन लें. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम जो रोल ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान है रिगार्डिंग द आइडियोलॉजी ऑफ द पाकिस्तान, regarding the demand for the separate homeland for the Pakistan, उसको आज हमने डिस्कस किया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे शाह वलीउल्लाह से कि शाह वलीउल्लाह ने कौन सी सर्विसेज रेंडर्ड की हैं और उनकी जो नुमाया खिदमात हैं या जो इफ़ेक्टिव कंट्रीब्यूशंस हैं वो कौन कौन सी हैं. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे. तब तक आप अपना ख्याल रखें. इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में. अल्लाह हाफ़िज़.